चंद अहम उमूर पर गुफ्तगू करनी है। लेकिन सबसे पहले हम अफसोस का इजहार करते हैं और मराकश के हमारे तमाम भाइयों से बहनों से इजहार यक़ीनी करते हैं, जहाँ शदीद ज़लज़ला आया है और 2500 के करीब अमवात की अब तक तस्दीक हो चुकी है। अल्लाह ताला इस मुश्किल से हमारे मराकश के भाइयों को निकाले और पूरी दुनिया को फौरी तौर पर उनकी मदद के लिए आना चाहिए, जैसे कि ऐलानात हुए भी हैं। तमाम तरह हालात के बावजूद अहले पाकिस्तान अपने मराकश के भाइयों के, बहनों के, बच्चों के साथ हैं और इसमें जो कुछ हो सके हम करेंगे इंशाअल्लाह। अल-खिदमत के रज़ाकार जिन्होंने पहले तुर्किया जाके भी बाकायदा अमली तौर पर हिस्सा लिया था, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं हमारे नौजवान। और अगर हुकूमत की तरफ से और मराकश के हुकूमत की तरफ से कोई भी इसमें पेशरफ़ की जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अल-खिदमत के रज़ाकार भी वहाँ पहुँचकर अमलन इमदादी कामों में हिस्सा लेंगे। 2 दिन कबल सरजानी टाउन में एक अंदोहनाक वाक़या हुआ और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जमात इस्लामी के मुंतखब चेयरमैन और कौंसलर वहाँ लोगों के साथ मिलकर ये मीटिंग कर रहे थे कि हम इस कुंडा सिस्टम से कैसे निजात हासिल करें, कुंडा माफिया से कैसे निजात हासिल करें और किस तरह से मीटरों का निज़ाम यहाँ पर बनाया जाए। अभी वो मीटिंग करके बाहर निकले हैं कि कुंडा माफिया के दहशतगर्दों ने आकर फायरिंग कर दी और जिससे जमात इस्लामी के मुंतखब कौंसलर हबीब भाई मौके पर ही जो है जाँ बाहक हो गए। अल्लाह ताला उनको शहादत के आला दर्जे पर फाइज फरमाए। और लोग भी ज़ख्मी हुए और एक आदमी को तो वो अगवा करके ले गए, इतनी दीदा दिलेरी और मारा पीटा। और जब ये इत्तला वहाँ दहशतगर्दों के पास पहुँची कि हबीब भाई शहीद हो चुके हैं, तो तब जाकर उन्होंने उस कारकुन को मारे छोड़ा। अब सूरत हाल इसमें बहुत वाज़ेह होकर सामने आई है कि एक पूरी आबादी है, उस आबादी के लोग खुद ये चाहते हैं कि वहाँ मीटर लगें, लेकिन अगर वहाँ कुंडा माफिया चल रहा है और वो लोगों से पैसे वसूल कर रहा है तो के इलेक्ट्रिक की मिली भगत के बगैर ये काम कैसे हो सकता है। और के इलेक्ट्रिक जो कि बार बार ये कहते हैं कि चोरी है और इसको बुनियाद बनाकर या बस्तियों में लोड शेडिंग करते हैं और उनकी लाइनें काट देते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं, वो के इलेक्ट्रिक जवाब दे कि 18 साल प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कराची जैसे शहर में, एक मुस्तकिल आबादी में, उसमें लोगों के चाहने के बावजूद अगर आपने मीटर नहीं दिए हुए तो इसका मतलब यह है कि इस पूरी करप्शन में खुद के इलेक्ट्रिक मुलव्वस है। और हम ये भी नहीं कहते कि अमला मुलव्वस है, के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान मुलव्वस है, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल मुलव्वस हैं जो ऊपर बैठकर बयान जारी करते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है हमें अफसोस भी है और इसको कोई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। आप लोगों को मारने में के पूरे अमल में शरीक हों, कुंडे चलाने के पूरे अमल में शरीक हों, लोगों को तंग करें, ओवर बिलिंग करें, तेज मीटर चलाएं, अवाम के 50 अरब रुपए जो क्लॉ बैग के एग्रीमेंट में मौजूद है वो वापस ना करें, हुकूमत और नेपरा के साथ शैतानी इत्तेहाद करके कराची के लोगों का खून पसीने का की जो कमाई है उसको निचोड़ें और आप पर कोई सवाल ना करें, तो ये नहीं चलेगा। और मैं ये हुकूमत से भी मुतालबा करता हूं कि इलेक्ट्रिक के इस पूरे अमल को जो पूरे शहर में इस वक्त उन्होंने किया हुआ है, ऑफिशियल अनऑफिशियल कुंडा सिस्टम जो मुकामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर ये काम कर रहे होते हैं, इसको रेंजर्स को भी और इसको पुलिस को भी देखना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है कुछ वो खत्म हुई है, तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस पूरे माफिया पर हाथ डालें जो 15 साल पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में चलती रही है। और जब हम ये बयान सुनते हैं कि सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई होगी तो कार्रवाई के हम मुंतजर हैं, इसलिए कि अगर अभी भी गैर कानूनी तामीरात जारी है और सिस्टम पर हाथ नहीं डल रहा, अभी भी वो वजीर मुशीर जो पूरी तरह से सिस्टम को चलाने में किरदार अदा करते थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया और वो मुकदमे उनको तेज नहीं किया गया जो पिछले 5-5, 10-10 साल से चल रहे हैं करप्शन के, लूटमार के। और अगर इन सारे माफियाज पर हाथ नहीं डाला गया, जो कहीं कुंडा माफिया, कहीं टैंकर माफिया, कहीं पानी माफिया इस सूरत में मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि फिर ये सिर्फ जुबानी दावे होंगे। इसलिए मैं अबूरी हुकूमत से, चीफ मिनिस्टर से यह मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर इन मुजरिमों को पकड़े और ये आईजी सिंध और डीजी रेंजर से भी मेरा मुतालबा है कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। कुछ छापे पड़े हैं, लेकिन ये इस तरह छापे मारना पुलिस का और फिर वापस घर में बैठ जाना, इससे मसला हल नहीं होगा। निशानदही भी मौजूद होती है किन किन इलाकों में जाकर ये कातिल छुपते हैं। अगर सही तरीके से हमगी कार्रवाई की जाए तो ये कातिल पकड़े जाएंगे। इसलिए हम एहतजाज का हक भी रखते हैं। ये जमात इस्लामी का नुकसान है, ये कराची के अवाम का नुकसान है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। हबीब भाई हमारे अवाम की खिदमत करने वाले आदमी थे, लोगों के दुख दर्द में शरीक होते थे, लोगों ने उन्हें अपना काउंसलर मुंतखब किया था। आप बताएं कि एक 50-55 साल के आदमी को जो इतना मेहनत के साथ लोगों की खिदमत करता हो, उसको सिर्फ इस बुनियाद पर मार दिया जाए कि वो कुंडा माफिया के खिलाफ कानूनी तरीका इख्तियार करने के लिए लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, तो इससे बढ़कर गैर कानूनियत, लाकानूनियत नहीं हो सकती। इसलिए मैं फिर मुतालबा करता हूं कि इस पूरे केस पर कातिलों को गिरफ्तार भी करें और के इलेक्ट्रिक समेत तमाम कुंडा माफिया को जो इस शहर में क्राइम्स कर रहे हैं उनको भी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इसी दिन मैं ये कहना चाहता हूं कि के इलेक्ट्रिक का जो लाइसेंस, जिसको 6 महीने का अबूरी एक्सटेंशन मिला है, अब ये वक्त आ गया है कि उस लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। और ये जो जनरेशन है, इस पर अब तो पूरी कौम में एक शऊर पैदा हो गया और लोगों को ये बात पता चल गई
कि 9000 मेगावाट बिजली वो है कि जो हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते और उसकी कीमत पाकिस्तान के लोग अदा करते हैं। तो इन 9000 मेगावाट से अगर 3000 मेगावाट कराची में इस्तेमाल हो जाएगी तो पूरी कौम के ऊपर से ये बोझ भी कम होगा और के इलेक्ट्रिक माफिया के इस सेगमेंट से हमारी जान छूट जाएगी, जो जनरेशन के नाम पर हमसे फ्रॉड कर रहे हैं, जो बोसीदा प्लांट चलाते हैं, जिनके अगर आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अबराज कैपिटल हो या इस पूरे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हो जो मुख्तलिफ ओहदों पर, इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पर बैठे। मैं नीचे के अमले की बात नहीं कर रहा, मैं क्या इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा, वो तो बेचारे खुद इस माफिया से तंग हैं, हम जानते हैं इस बात को। किसी की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एक माफिया करोड़ों रुपए में खेल रही है, उनको शेयर्स भी दे दिए जाते हैं, वो ऊपर बैठकर नीचे के लोगों के साथ खुद के इलेक्ट्रिक में जुल्म करते हैं और आवाम के साथ जो उनका सलूक है वो तो सब जानते हैं। तो हमने ये भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और अब तो यूनुस ढाका साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो वजीर खजाना भी हैं, खुद उन्होंने बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट की थी कि किस तरह फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पर किस तरह से जो है वो खुद अपनी ही कंपनियां जो पहले बाइको हुआ करती थी उसके खाली टैंकर आते थे और ये पता चलता था कि इतना ऑयल कंज्यूम हो गया और हमारे खाते में ये सब पैसे पड़ते थे, हमारे बिलों में लगकर आता था। तुम माफियाओं को नहीं पकड़ोगे और कहोगे कि IMF राजी नहीं होता कि बिजली की कीमत कम की जाए, तो इस तरह बिजली की कीमत तो फिर आवाम पे ही बोझ डालते रहो। माफियाज को क्यों नहीं पकड़ते? तो जो लोग भी ये दावा कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले तो इसके इलेक्ट्रिक माफिया को पकड़ना चाहिए, इसका फॉरेंसिक ऑडिट करना चाहिए, जनरेशन को 100% गवर्नमेंट में होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए मल्टीपल कंपनियों को पाकिस्तान के ज़ाब्ते के मुताबिक कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत लाना चाहिए। और ये जो एक मोनोपोलाइज सिस्टम है, वो मोनोपोलाइज सिस्टम बनता ही इसलिए कि जो मुल्क के ताकतवर लोग होते हैं, हुकूमतों में शामिल होते हैं, वो मोनोपोली कायम करते हैं किकबैक्स लेकर, वो पैसा खाते हैं। इसलिए अब अगर कार्रवाइयां होना शुरू हुई हैं और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर सवाल हर एक के बारे में किया जाएगा कि कौन कौन मुलव्वस है इसमें। इसलिए अक्रॉस द बोर्ड करप्शन के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो के इलेक्ट्रिक उसमें सरफहरिस्त होगा, उसके व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, उसके वो लोग जो शेयर होल्डर्स रहे और वो लोग के जिन्होंने कराची के अवाम के साथ ये ज्यादती की है और नुकसान पहुंचाया है, वो सब कटहरे में आने चाहिए और उनके सहूलतकार भी कटहरे में आने चाहिए, वो नेपरा के लोग भी कटहरे में आने चाहिए जो जाली किस्म की हेयरिंग करते हैं। अभी फिर इन्होंने एक हेयरिंग रखी हुई है, 10 रुपए मजीद महंगा करना चाहते हैं कराची की बिजली को। के इलेक्ट्रिक को सारी सहूलतें हासिल होती हैं। हम इस नेपरा की हेयरिंग में भी जाएंगे और अगर उस हेयरिंग में भी जाली किस्म की कार्रवाई हुई तो हम अदालत में भी जाएंगे और हम मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते इस शहर पे और इसके लोगों के ऊपर। इसलिए इन तमाम चीजों का हुकूमत को जायजा लेना होगा और कार्रवाई करनी होगी। अभी जो मैं बात कर रहा था कि कुंडा माफिया के नाम पर लोग एक्टिव थे और उन्होंने खुलेआम फायरिंग की। खुलेआम फायरिंग कैसे कर लेते हैं ये लोग? ये जो मुख्तलिफ आबादियों में जाकर छुप जाते हैं और गोठों को भी बदनाम करते हैं। आम मासूम लोग जो गोठ के होते हैं वो तो कार्रवाई नहीं करते, तो माफियाज होती है जिनको पार्टियों की प्रोटेक्शन हासिल होती है और उन गोठों में वो पनाह ले लेते हैं। तो ये कैसे खुलेआम आते हैं और कार्रवाई करते हैं, कैसे मोबाइल छीनते हैं? अब आप देखें कि ये स्ट्रीट क्राइम्स और स्ट्रीट क्रिमिनल अपने ही रिकॉर्ड हर महीने तोड़ रहे हैं। जुलाई के महीने में अगर वारदातों की तादाद 7162 थी तो अब जो है अगस्त के महीने में ये तादाद 8207 हो गई है। इसमें जो छीने गए मोबाइल हैं वो 2582, मोटरसाइकिलें 790 और गाड़ियां 48 हैं और जो चोरी हुए हैं वो हजारों में हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं और आप सब जानते हैं, सबके मोबाइल में अगर आपके मीडिया के लोगों से पूछूंगा तो कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये कह सके कि मेरा मोबाइल आज तक नहीं छिना। तो ये जो मोबाइल होते हैं, इन मोबाइलों की तो बिलुमूम लोग रिपोर्ट भी नहीं करवाते। और इसी तरह से जो पैसे छीने जाते हैं, लोग ये तो कहते हैं मेरा मोबाइल छिन गया, लेकिन उस वॉलेट में जो 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए होते हैं उसकी कौन रिपोर्ट कराता है? क्योंकि 10,000 रुपए की आप रिपोर्ट कराएंगे तो 25,000 रुपए आप पुलिस को दें। करप्शन का धंधा है, तो इसलिए लोग जान छुड़ाते हैं, घरों में चोरियां डाके पड़ते हैं, लोग रिपोर्ट नहीं कराते, इसलिए कि कोई एतबार नहीं है, कोई एतमाद नहीं है, खौफजदा होते हैं लोग, अपनी पुलिस से लोग खौफजदा होते हैं। और ये बात इतनी अहम है कि अब अगर कुछ चेंजेस पुलिस में भी हो रही हैं तो फिर IG साहब का भी ये फर्ज बनता है और उनके पूरे अब जितने भी ADIG और दूसरे लोग लग रहे हैं उनका ये फर्ज बनता है कि आवाम का ये एतमाद बहाल और एटलीस्ट लोग रिपोर्ट तो करवाएं। रिपोर्टिंग अगर प्रॉपर शुरू हो जाए तो ये फिगर इतनी बड़ी हो जाएगी कि कलंक का टीका बन जाएगा पूरी दुनिया में। इसलिए स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल होना चाहिए। इसी तरह मैं कहता हूं कि मनशियात के जो अड्डे चल रहे हैं, और अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक व्लॉगर केमाड़ी के एक इलाके में एक मोबाइल की मंडी लगी हुई है, उस पर तबसरा कर रहा है कि यहाँ पर छीने गए मोबाइल फरोख्त होते हैं और ये लोग इस तरह से खुलेआम मोबाइल फरोख्त कर रहे हैं। क्या SHO की मर्जी के बगैर ये काम हो सकता है? क्या किसी भी जगह पर मनशियात का अड्डा 4 दिन या 1 हफ्ता मकामी थाने की इत्तला के बगैर चल सकता है? अगर इत्तला भी मौजूद है और मनशियात का अड्डा भी चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि या तो SHO शामिल है या उसके ऊपर उसको पैसा पहुंचाना होता है। अगर वो खुद शरीफ आदमी है तो ऊपर उसको पैसा पहुंचाना है। और हमने देखा है 15 साल पीपल्स पार्टी के इस राज में कि बिलावल हाउस तक के सारे काम होते थे, CM हाउस इसमें मुलव्वस होता था, इसके बगैर हो नहीं सकता। गोया हमारे नौजवानों के जिस्मों में जो जहर उतार रहे हैं इसमें ये पूरे मुजरिम लोग हैं कि जो पूरे के पूरे बरसर इक़्तिदार होते हैं और इन सब जराइम को तक़वियत देते हैं। जब इनके अपने ऊपर पड़ती है तो इनको पता चलता है। और ये एक ऐसा जहर है जो हर घर में घुस रहा है। इसने गरीब अमीर का फर्क खत्म कर दिया है।
फिर लोग बेबस हो जाते हैं कि हम क्या करें, हमारे बच्चे का ये हाल हो गया। इसलिए इस शहर को मुनशियात फरोशों से, हेरोइन और आइस और चर्स और इन सब का कारोबार करने वालों से और स्ट्रीट क्रिमिनल से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम को भी अपना फर्ज अदा करना होगा और अवाम भी ऐसे तमाम जगहों की निशानदेही करें, उसको सोशल मीडिया के जरिए से झूठ ना बोले, धोखा ना दें, एग्जेजरेशन ना करें, लेकिन हकायक को लेकर आए सामने ताकि ये सारे सरपरस्त और सहूलतदार भी आइडेंटिफाई हो सके कि जो ये मनशियात के अड्डे चलाने में मामिन और मददगार साबित होते हैं। इसी तरह आपने देखा कि पिछले दिनों यहां मुआज कोर्ट में एक बच्ची गटर में गिर गई, मेमन कोर्ट में गिर गई, गुलशन इकबाल में आज 5-6 महीने हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। वो बच्चा गिर गया था, उसकी तो लाश भी नहीं मिली, उसके माँ बाप इस पर जिंदा हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो किसी जगह पर निकल गया होगा और किसी ने उठा लिया होगा। आप सोचें कि किस अजियत का शिकार उसके घर वाले। ऐसे कितने वाकयात पिछले 1-2 वर्ष में सिर्फ गटर के ढक्कन खुले होने की वजह से हुए। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? इसलिए कि पूरा का पूरा निजाम इन हुकूमतों ने अपने हाथ में रखने के लिए डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं की। और अगर ये मकामी मुंतखब लोगों को एम्पावर कर दें, बाइख्तियार बना दें, तो ये सब मसले नहीं होंगे, लोग खुद ख्याल करेंगे। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के तहत। जो गटर के ढक्कन है या रिंग है उसके, वो अगर अपना काम नहीं कर रहा और 25 हज़ार के करीब मैनहोल खुले हुए हैं, तो लोग तो देख रहे हैं कि वो जो कब्जा मेयर साहब ने एक फैक्ट्री लगाई थी गटर के ढक्कन की, वो कहाँ है, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसमें उन्होंने इस पार्टी ने कितना हिसाब बनाया है। और लोग देख रहे हैं कि हमें तो अपने बच्चों की और बड़ों की जान महफूज करनी है। औरंगी में एक जगह ऐसी है जहाँ खातून बस से उतरी और नीचे गटर में चली गई और उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया, मैं उसके जनाजे में शरीक हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि ये शहर कराची है, ये पाकिस्तान की मैशत आज भी बुरे हालात में भी चलाता है, अगर इसको जरा सा बेहतर बना दे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन आपने देखा कि ये काम नहीं किया गया। इख्तियारात को अपने पास रखना, बल्दिया बन गई, इंतखाब हो गया 15 जनवरी को, तो 15 जून को जाकर मेयर का इंतखाब हुआ। फिर उसके बाद से लेकर आज तक ट्रांजिशन ऑफिसर चल रहे हैं। एक हफ्ता पहले ये लेटर आ गया कि ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो गया, लेकिन आज की तारीख में यूसुफ भाई बैठे हैं, टाउन के चेयरमैन है, ये आपको बताएंगे कि इस वक्त भी इनको इख्तियार मुंतकिल नहीं किया गया। ये अपने दस्तखतों से पैसे नहीं निकलवा सकते और पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो ये जो टाउन के चेयरमैन है, चाहे वो जमात इस्लामी के हो, चाहे पीपल्स पार्टी के हो, चाहे पीटीआई के हो, ओ भाई आप खुद अपने चेयरमैनों को इख्तियार नहीं दे रहे। और अब तो आप कहते हैं कि बुरी हुकूमत है, तो आपने क्या किया उस वक्त? क्यों ये ट्रांजिशन पीरियड कायम किया? फौरन हाथ के हाथ चीजें कर देते। तो आज तक की तारीख में ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ। यूसी को तो ट्रांजिशन का इख्तिलाफ है ही नहीं। अभी तो सिर्फ कोई अच्छा अफसर है किसी वाटर बोर्ड का, केएमसी का, तो वो ताउन करता है, और अगर वो नाअहल है या करप्ट है तो वो ताउन नहीं करता और उसके नतीजे में सारे काम रुके हुए। अरे आवाम तो पूछते हैं अपने मुंतखब लोगों से, वो मुंतखब लोग कहां से काम करें जब उनके पास अथॉरिटी नहीं है। इसलिए फौरी तौर पर केयर टेकर गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा मुतालबा है, वजीर बल्दियात से मुतालबा है, वजीर खजाना से मुतालबा है कि फौरी तौर पर यह ट्रांजिशन खत्म करें। और सिर्फ ट्रांजिशन खत्म नहीं करें, आइन की आर्टिकल 140A के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केयर टेकर गवर्नमेंट को यह इख्तियार हासिल है कि वो तमाम इदारों को डिवॉल्व कर सकती है बगैर असम्बली की किसी मंजूरी के। अगर पीपल्स पार्टी ने असम्बली पर कब्जा करके अपनी मर्जी के कानून बनाए थे, तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए से भी और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ऑर्डिनेंस निकाल के तमाम महकमों को नीचे तक डिवॉल्व किया जा सकता है। डिवोल्यूशन ये नहीं होती कि आप सिर्फ चेयरमैन बना दें किसी जगह का। डिवोल्यूशन ये होती है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अगर कॉर्पोरेशन है तो उसका पूरा सिस्टम मुंतखब लोगों के मातहत होना चाहिए। यूसी चेयरमैन के तहत वाटर बोर्ड का अमला होना चाहिए, टाउन चेयरमैन के तहत उस टाउन में मौजूद वाटर बोर्ड का अमला मातहत होना चाहिए। मातहत का मतलब ट्रांसफर और पोस्टिंग, हायरिंग और फायरिंग और तनख्वाह रोकने का इख्तियार है। मालियाती, सियासी, इंतजामी इख्तियारात आइन में लिखा हुआ है, उसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जब इसके मुताबिक फैसला है तो तमाम मुंतखब लोगों को बाइख्तियार बनाने का मतलब आइन के मुताबिक यह है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला भी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला भी, केबीसीए जो कि पहले एसबीसीए बनाकर कब्जा और सिस्टम चल रहा है, सिस्टम जिसका हम नाम सुनते हैं, जिस पर अभी तक पूरा हाथ नहीं डाला, तो ये सारे डिवॉल्व होने चाहिए, तब जाके मसला होगा। इसको डिवोल्यूशन ऑफ पावर, इसको मुंतकिली कहते हैं, वरना सिर्फ चंद बोर्डों के चेयरमैन बनाने से मसला नहीं होता। तो ये मेरा मुतालबा है और हमारी पूरी पार्टी का और शहर कराची का मुतालबा है। अभी पिछले दिनों ये ब्रीफिंग दी गई हमारे वजीर खजाना यूनुस रागा साहब को कि कराची में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 15,000 बसों की जरूरत है और इस वक्त 1026 बसें हैं कराची में, प्राइवेट गवर्नमेंट सब मिला मिलू। जो पिछले 15 साल में 240 बसें पीपल्स पार्टी लेकर आई, उसमें से भी उसने मजीद तकसीम की, इंटीग्रेशन में भी भेजी, और 240 है वो नहीं चलती पूरी, और उन्हीं को पिंक बना के, कभी ऑरेंज बना के, कभी इश्तिहार लगा के, कभी एक रूट पे इफ्तिताह, कभी दूसरे रूट पे इफ्तिताह, और हर इफ्तिताह पे करोड़ों रुपए के इश्तिहारात और अरबों रुपए के इश्तिहारात। गोया एक ही जैसी बसों को जितने पैसे उसके टेंडर में नहीं लगे उससे ज्यादा के इश्तिहारात दे दिए, ये बताने के लिए कि हमने ट्रांसपोर्ट की मदद में क्या किया है। तो ये जो करप्शन और लूटमार है इसको कौन पकड़ेगा? हिसाब होना चाहिए इन इश्तिहारों का भी, और ये भी पता होना चाहिए कि जब इश्तिहार दिए जाते हैं तो मालिकान मीडिया के वर्करों को क्या देते हैं, ये तो एक अलग मौजूद है पूरा। बहरहाल ये जो सिंध हुकूमत ने फ्रॉड किया हमारे साथ इतने अरसे तक, हजारों अरब रुपए का ट्रांसपोर्ट का और तरक्याती बजट इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं किया। अब क्या ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन और येलो लाइन मसले का हल है? इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है।
कंस्ट्रक्शन के भी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। जो साइड की सड़कें हैं उनमें खंडर बनी हुई है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, पेट्रोल खर्च हो रहा है, डीजल खर्च हो रहा है, लोग ख्वार हो रहे हैं, एम्बुलेंस रुक जाती है, रोज ट्रैफिक जाम होता है। इतनी नाअहली और इतनी बदइंतजामी किसी एक काम को करते हुए कभी नहीं देखी गई। और फिर जब ये बन भी जाएंगे तो पता ये चलेगा कि बजाय इसके कि ये सहूलत पैदा करती नहीं, इसके नतीजे में जो लेंस कम हो जाएंगी यूनिवर्सिटी रोड की, अगर आप कहते हैं, या और भी सड़कें, तो फिर आप बताएं कि जो ट्रैफिक रूटीन का चल रहा है वो भी जाम होना शुरू हो जाएगा। पहले ही उसमें गुंजाइश बहुत कम है, बोटलनेक्स बनी हुई होती है। तो आप ये बताएं कि करप्शन और नाअहली इसका कॉम्बिनेशन है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है। और बातें इनकी सुनो बिलावल साहब की, बातें इनकी सुनो कि 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। अब्बा कह रहे हैं कि पहले मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां होनी चाहिए, फिर इंतखाब होना चाहिए। बच्चा कह रहा है कि नहीं साहब 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। दोनों नूरा कुश्ती, दोनों धोखा दे रहे हैं, दोनों कौम के साथ जुल्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और ये दोनों ये समझते थे कि हम इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अब सिंध के अवाम समझ गए, जान गए, पहचान गए कि ये पार्टी एक करप्ट पार्टी है, ये वडेराशाही निजाम मुसल्लत करती है और इस पार्टी ने खून निचोड़ा है सिंध के अवाम का। आप कश्मीर से लेकर कराची तक आ जाएं और बताएं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को क्या दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया। कोई अस्पताल चाहे कोई टर्शरी केयर का हॉस्पिटल बताएं मुझे अंदरूनी सिंध का, जहां आप कह सकें कि वहां एक आम आदमी को इलाज की प्रॉपर सहूलत दस्तयाब हो। आप कराची में देखें कि यहां अस्पतालों में दवाएं देने के लिए चीजें मौजूद नहीं होती और बजट कंज्यूम हो जाता है। कौन था वजीर, कौन थे मुशीर? कोई बहन वजीर थी, कोई भाई वजीर था, और लूट के खा गए पूरा सेहत के शोबे को, तालीम के शोबे को। और ख्वाहिशात देखो कि हम हुकूमत बनाएंगे। बिलावल साहब और जरदारी साहब की जो ख्वाहिश थी ना, जरदारी साहब कहते थे कि एक वक्त ऐसा है कि मैं सदर हूं और वजीर आजम बिलावल हो, तो ये तो प्रोजेक्ट हो गया फेल। जरदारी साहब तो जो कुछ भी हो, बिलावल अब कभी वजीर आजम नहीं बन सकता इस मुल्क का, इसलिए कि लोग इनके चेहरों को पहचान गए कि किस तरह इन्होंने लूटा है, किस तरह इन्होंने खाया है। और ये जिम्मेदारी है केयर टेकर गवर्नमेंट की कि जो ऐलानात तो बहुत कर रहे हैं कि हम सिस्टम पे हाथ डाल रहे हैं, बताएं कि इस सिस्टम पर ये कितना हाथ डाल रहे हैं। ये एसबीसीए में कितने लोग पकड़े गए? ये करप्ट माफिया जो 15 साल से लूट रही थी, इनके कितने लोग पकड़े गए? सिर्फ खबरें चलाने से मसला नहीं है। इस तरह की खबरें कि 97 अरब मिल गए, 65 अरब मिल गए, इससे तो इन लोगों को फायदा होता है। गलत खबरें ना चलाओ, हकीकत में पकड़ोगे और निचोड़ोगे तो हमारे खून पसीने की कमाई निकलेगी इनके पास से। वरना ऐसा ना हो कि दावे हो और फिर एनआरओ हो जाए जैसे मुशर्रफ दौर में हुआ था। तो हम दावे सुन सुनकर 76 साल गुजार दिए हमने। अब ये करप्ट टोला पकड़ा जाना चाहिए। ये सारे सहूलतकार जो पंजाब से लेकर यहां तक जिन्होंने आईपीपीस के मुआहदे किए, कौमी जुर्म किया, उनको पकड़ा जाना चाहिए। वो कैसे ये मुआहदे कर गए कि 9000 मेगावाट हम खर्च भी नहीं कर सकते और उसके पैसे हम अदा कर रहे हैं? अगर नहीं पकड़े जाएंगे और कुछ पसंदीदा होंगे, कुछ नापसंदीदा होंगे, तो फिर किस पर एतबार कायम होगा? कौम किसी नए एनआरओ की मुतामिल नहीं हो सकती। अब सबको अक्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो कितना ही ताकतवर हो, जब इक़दाम सामने आएंगे तो कौम का एतमाद बहाल होगा। वरना लोग इन बातों को भी सिर्फ नारे और दावे समझेंगे। इसलिए केयर टेकर गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। फौरी तौर पर बिजली की कीमत कम करनी होगी। और ये कहना कि 300 अरब रुपए मजीद IMF ने कहा है तो हम 50% गैस की कीमत बढ़ा देंगे, 500 अरब रुपए हम बिजली की कीमत चढ़ा देंगे, तो भाई जागीरदारों पर टैक्स लगाकर ये सारे पैसे क्यों नहीं वसूल कर लेते? जितनी जागीरें इनके पास हैं, 1000 एकड़, 100 एकड़, 50 एकड़, इन्हीं की शुगर मिले, यही पहले जागीरों पर टैक्स ना दें, फिर यही जो है वो शुगर मिलें लगाएं, इस शुगर मिल से जो अल्कोहल बनती है वो भी बेचें, फिर उसके बाद ये जो चीनी है इस चीनी को एक्सपोर्ट करें, उसमें पैसे खाएं, फिर कभी पड़ जाए तो इंपोर्ट करें, उसमें पैसे खाएं। तो पांचों घी में सर कढ़ाई में ये टोला एक टोला है जो हर पार्टी में मौजूद है। यही पावर प्लांट लगाएं, यही लूट मार करें और यही हमारे सरों पर मुसल्लत रहे। तो इसलिए दावों से मसला हल नहीं होगा। पकड़ो इन सबको तो पता चलेगा। फिर इसमें यह नहीं होना चाहिए कि हमारी पसंदीदा पार्टी है और हमारी नापसंदीदा पार्टी है। पसंदीदा वो होना चाहिए जो आवाम के लिए ठीक हो, और नापसंदीदा वो होना चाहिए जो करप्ट है और जिसने आवाम को निचोड़ा है और आवाम के ऊपर जुल्म किया है। और अक्रॉस द बोर्ड हर महकमे हर इदारे में होना चाहिए, तब पता चलेगा और लोगों का एतमाद बहाल होगा। अब ये जो बात बताई गई कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमें 15,000 बसों की जरूरत है, एक रिपोर्ट आई कि हमें 2800 गाड़ियों की जरूरत है, फायर स्टेशन 800 गाड़ियों की जरूरत है, फायर स्टेशन की जो गाड़ियां होती हैं, और 36 गाड़ियां हमारे पास सिर्फ। और इसी तरह से जो फायर फाइटर हैं वो सिर्फ 687 हैं, 28,000 होने चाहिए। ये वो फिगर है जो 2 करोड़ की आबादी पर है। 2 करोड़ की आबादी किसने तय कर दी? ये सारे कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कराची की आबादी 1.5 करोड़ कम गिनकर पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर जुल्म किया है। ये कौमी मुजरिम है और आवाज नहीं निकाल रहा कोई पार्टी नहीं बोल रही इस जुल्म पर, कोई लीडरशिप नहीं कह रही कि कराची की ये गिनती क्यों कम की गई है। और जो कराची का नाम लेकर सौदेबाजी करते हैं वो तो खुशियां मना रहे हैं कि हमने 2 करोड़ करवा दी। ओ भाई 1 करोड़ 60 लाख तो तुमने पिछली मरतबा कम की थी और उसकी मंजूरी दी थी नाजायज। अगर सिर्फ ग्रोथ रेट लगाते तो 1 करोड़ 90 तो वैसे ही बन गया था। तो MQM जिसने हमेशा पीपल्स पार्टी के हाथों बेचा है कराची के मैंडेट को, उसने एक मरतबा फिर छुरा घोंपा और पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त खामोशी इख्तियार की हुई, कोई लीडरशिप नहीं बोल रही सिवाय जमात इस्लामी के। ये जुल्म है हमारे साथ। देखें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बनती है उस ऑफिशियल गिनती पर, जो ऑफिशियल गिनती यहां से मंजूर की जाती है। अगर उसमें इतनी बड़ी डंडी मारी गई हो तो हमारी पानी की, हमारी गैस की, हमारी पेट्रोल की, हमारी ट्रांसपोर्ट की, हमारी एजुकेशन की, हमारी हेल्थ की
तमाम प्रोजेक्ट उसी हिसाब से बनेंगे। फिर हमारी नुमाइंदगी, हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेट की नुमाइंदगी, हमारी जॉब्स, सरकारी जॉब्स, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सड़कें, इस सब का निसार हमारी गिनती पर होता है। अगर आप जाली गिनती पेश करेंगे और मंजूर करके कौमी जुर्म करेंगे तो इसका मतलब है कि आप कराची के 3.5 करोड़ लोगों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, और इसका मतलब है आप पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम इस पर अदालती कार्रवाई करेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। कोई इसको इलेक्शन के डिले के लिए कहे या जल्दी करवाने के लिए कहे, हम कराची के इस हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। 90 दिन में इलेक्शन कराना आईनी जरूरत है, तो हमारी गिनती पूरी करना भी आईनी जरूरत है। कैसे आप हमारा यह हक, इससे हमें महरूम कर सकते हैं? तो इसलिए, और उन सब लोगों की निशानदेही भी होनी चाहिए जिन्होंने जुर्म किया है। पहले जाकर सीसीआई में आपने मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी मुराद अली शाह साहब ने, पहले तो उन्होंने दिखाने के लिए एक नोट डाल दिया था, इस मरतबा तो मुराद अली शाह ने नोट भी नहीं डाला, और अब बिलावल कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। ओ भाई, क्यों धोखा देते हो लोगों को? पहले खुद एक काम करते हो, डील करते हो, और जरा सा भी 5% भी हाथ पड़ने लगे तो तुम बिल बनाने लग जाते हो। तो ये नहीं चलेगा। इसलिए हमारी गिनती भी पूरी होनी चाहिए और हमारे प्रोजेक्ट भी पूरे होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अली, अगर जी यूसुफ भाई आप बताएं कि कब तक क्या पोजीशन है? यूसुफ भाई वहाँ के हमारे जमात इस्लामी के ज़िले के अमीर भी हैं और मुंतखब टाउन चेयरमैन भी हैं न्यू कराची के। ये सुरजानी में जो वाक़या हुआ है, उस वाक़े के अगले ही दिन कोई 12 बजे हमने FIR जो है वो दर्ज करवा दी थी, जिसमें बाई नेम थे और जो मुजरिम थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी उनके नामों के साथ जो FIR दर्ज हुई है। और उसके बाद मुस्तकिल हम इंतज़ामिया से राब्ते में हैं कि वो फौरी कार्रवाई करके मुजरिमों को पकड़े। जो छापे पड़े हैं उसमें कोई 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये जो गिरफ्तार होने वाले लोग हैं ये वो नॉमिनेट लोग नहीं हैं, बल्कि उनके घर वाले, वालिदैन या भाई या रिश्तेदार हैं जिनको लेकर आए। लेकिन हमारा पुलिस से मुतालबा यही है कि जो मुजरिम हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जो 6 लोग आए थे, उन्हीं को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। कल भी कुछ कार्रवाई की है, लेकिन ये हम समझते हैं कि ये इस कार्रवाई के अंदर तेज़ी आनी चाहिए और उन मुजरिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इसमें मैं इस बात अर्ज करना चाहूँगा कि मेयर साहब ने इब्तदाई तौर पे तो हमें जिस दिन एक तकरीब रखी थी तो पूरे कराची के यूसी चेयरमैन से कहा था कि वो आएँ, उनको 75 ढक्कन मिलेंगे। और सारे लोग परेशान थे, हमसे भी हमारे यूसी चेयरमैन पूछ रहे थे कि ये 75 ढक्कन लेने हैं तो हम गाड़ी कौन सी लेके जाएँ और कितनी गाड़ी है। तो मैंने लोगों से कहा कि ये 235 गाड़ियाँ जब वहाँ पर ट्रक पहुँचेंगे तो किस तरह से लोड अनलोड होंगे, क्या सिलसिला बनेगा। मैंने कहा अभी आप लोग चले जाएँ, ढक्कन वक्कन मिलेंगे नहीं। तो हमारे लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चले गए थे। कल पहली दफ़ा न्यू कराची टाउन के अंदर 15 ढक्कन जो है बहुत ज़्यादा फॉलोअप करने के बाद, PUC 15 ढक्कन जो है दिए गए हैं बहुत ज़्यादा फॉलोअप करने के बाद। तो ये है हमारे मेयर साहब की कारकर्दगी जो 75 से 15 ढक्कन जो है उन्होंने अब भी करा। देखिए पानी का जो मसला है वो तो अभी भी न्यू कराची टाउन के अंदर बेशतर सेक्टर वो हैं कि जहाँ 15 दिन में एक दफ़ा पानी आता है, और कभी अगर कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ये 22 और 25 दिन और महीने के ऊपर भी चला जाता है सिलसिला। इसी तरह हमने पूरी वर्किंग की है और एरियाज में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर निशानदेही कर दी है, और जल्द वाटर बोर्ड को वो पूरा वर्किंग हम शेयर भी करेंगे कि बहुत सारे इलाके वो हैं कि जहाँ पानी सालों से नहीं आ रहा है। तो ये मसला ये है कि जितनी इस पूरे हमारे लाइन के ऊपर जितने टैंकर मार्के गैर कानूनी बने हुए हैं उनकी वजह से, और फिर सोराबकोट की तरफ से जो हमारी लाइन आ रही है उस लाइन के ऊपर तो 48 की लाइन है और 24 का गैर कानूनी कनेक्शन मौजूद है। उसके नतीजे के अंदर प्रेशर यहाँ मिलता नहीं है, यहाँ पूरी मोटरें हमारी चलती नहीं है, जिसके नतीजे के अंदर न्यू कराची के अंदर पानी का एक शदीद बहरान मौजूद है। ये बात भी मैं अर्ज करना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो मेयर साहब ने एक कार्रवाई की थी कोर के चौरंगी पर और कनेक्शन मुंतकिल कर दिए थे, उसमें से एक कनेक्शन जो नई कराची के 2 सेक्टर जिसमें कवर होते हैं वो उन्होंने बहाल नहीं किया था। हम मुस्तकिल उस पर फॉलोअप कर रहे हैं, लेकिन अब ताहाल उन्होंने वो बहाल नहीं किया है और कल अवाम ने बिल आखिर खुद ये काम जो है वो किया है। ज़ाहिर है कि लोग तंग हैं, परेशान हैं, यानी एक अजीब गरीब सूरत हाल जो है पैदा की हुई है और पानी का बहरहाल इस वक्त भी कोई अच्छी सूरत हाल जो है मौजूद नहीं है, जबकि दायरे के मौसम कदरे जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगा और ख़ुद वाटर बोर्ड का अमला कहता है कि इन दिनों के अंदर पानी की सूरत हाल बेहतर हो जाती है, लेकिन अभी भी पानी की सूरत हाल उतनी बेहतर नहीं है। हम इंशाल्लाह एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की वर्किंग के साथ इंशाल्लाह वाटर बोर्ड के साथ दोबारा अपने टाउन के लिए मीटिंग करेंगे।
देखें, जमात इस्लामी का एहतजाज आपके सामने है और हम एहतजाज भी और तजावीज़ भी दोनों दे रहे हैं, ताकि वो ये ना समझें कि हम हवाई बातें कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक मुश्किल में इस वक्त कौम है और मुश्किल में डालने वाले भी वही लोग हैं, हुक्मरान तबका है, लेकिन इसके बावजूद कोई वे फॉरवर्ड तो होना चाहिए। तो हमने सारी तजावीज़ दी हैं, हमारे सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी दी हैं, अमीर जमात मोहतरम बार बार बता रहे हैं कि ये काम करने हैं। और मैंने तो आपको एक बहुत छोटी सी बात बताई है, आज इंप्लीमेंट हो सकता है कि आप वो सारे लोग जिनकी ज़मीनें 10 एकड़ से ज़्यादा हैं, उनके ऊपर सिर्फ उनकी जो ज़रिए आमदनी है उस पर टैक्स लगा दें, तो आपको बिजली की कीमत में भी ये सारे टैक्स भी आप खत्म कर देंगे और गैस में भी इजाफे की जरूरत नहीं है, पेट्रोल में भी इजाफे की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ ये लोग जितनी गाड़ियाँ हैं जो बड़ी बड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं सीसी, वो मैक्सिमम 1300 वरना 1000 सीसी पे ले आइए। इसी तरह जो फ्री पेट्रोल और फ्री बिजली मिल रही है पूरे तबके को जो हुकूमत में शामिल है, उसके ये फ्री यूनिट कम कर दीजिए आप, तो आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और बगैर IMF के पास, IMF तो कहता है ना, मैं इतने पैसे चाहिए, जब आप पैसे इस तरह से दे रहे होंगे तो वो तो साहूकार इदारा है। वो अलग बात है कि उसके मकासद महज माशी नहीं होते, सियासी भी होते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो फिर आप उनकी आंखों में भी आंखें डालकर बात कर सकते हैं ना। लेकिन जब आप कोई भी रिलीफ आवाम को देने के लिए तैयार नहीं है, अपनी अय्याशियां खत्म करने के लिए तैयार नहीं, मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने कोई एक ऐसा ऐलान किया हो जिसमें इस तबके के ऊपर कोई बात हुई हो। तो जब आप ये नहीं करेंगे तो ये होगा। इसलिए हम एहतजाज भी कर रहे हैं। गवर्नर हाउसों पर धरनों का शेड्यूल अमीर जमात ने ऐलान कर दिया है और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बड़े पैमाने पर आवाम से रब्ता और मोबिलाइजेशन है। रोज़ाना अमीर जमात मुख्तलिफ आबादियों और शहरों और कस्बों में दौरा कर रहे हैं और आवाम में एक बेदारी भी है। और हम लोगों को मायूस नहीं छोड़ सकते, खुदकुशियों के पर नहीं छोड़ सकते और लोगों को मायूस करके कि भाई हम सब चले जाएंगे इस मुल्क से, ऐसा हो नहीं सकता। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों को मोबिलाइज करके आवाम पर, ये हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। तो हमारे गवर्नर हाउस के धरने भी होंगे और उसके साथ साथ और भी हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। और आप ये देखें कि जमात इस्लामी महज यही काम नहीं करती, बल्कि आज ही आप शाम को आएंगे तो देखेंगे कि हम किस बड़े पैमाने पर अपने नौजवानों को, हम बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं। जहाँ तालीम के मैदान में मौक़े खत्म हो गए, वहाँ उनको IT के कोर्सेज भी करा रहे हैं। और मैं आज अहम ऐलानात भी करूँगा आइंदा, जो हमारा पूरा इंशाल्लाह मंसूबा है उसके लिहाज से। तो आप देखें कि हम ये वाले काम भी साथ साथ कर रहे हैं। इसीलिए जमात इस्लामी ही अगर जब मुतालबा करती है तो वो जेन्युइन पार्टी है, बाकी तो सब इस पूरे निज़ाम का हिस्सा है। कोई एक पार्टी नहीं है कि जो इस पूरे सिस्टम से फैज़याब न हुई हो। नहीं, बेनज़ीराबाद से शुरू करें, पता चल जाएगा कितना क्रैकडाउन कर रहे हैं। अगर सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी है तो बेनज़ीराबाद, जिसका पुराना नाम नवाबशाह है, वहाँ से आगाज़ करें तो संजीदगी पता चल जाएगी।